ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आ, आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये विषय ऐसा है जो हमारी वास्तविकता की पूरी नींव को हिलाकर रख देगा। हाँ, तो विषय पर आने से पहले मेरे सामने एक बहुत ही दिलचस्प चित्र रखा है। हम्म। एक तस्वीर है। इसमें एक साधु गहरे ध्यान में बैठे हैं और उनके चारों ओर घड़ियां पिघल रही हैं ना? हाँ बिल्कुल पिघलती हुई घड़ियां हैं, हवा में तैरते हुए गियर हैं और उनके पीछे अंतरिक्ष की विशाल आकाश गंगाएं बिल्कुल शांत और स्थिर हैं। यह चित्र सनातन तंत्र महाविज्ञान महाग्रंथ के एक बहुत ही गूढ़ विषय को दर्शाता है। और वो विषय है समय मिथ्या है। मतलब जिसे हम समय समझते हैं वो असल में है ही नहीं। यही तो हमारा आज का मिशन ही यही है। हम गणित, क्वांटम भौतिकी, तांत्रिक दर्शन और अद्वैत वेदांत के नजरिए से इस बात की गहराई में जाएंगे। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे ये सभी अलग अलग विज्ञान और दर्शन अंत में एक ही बात कहते हैं कि समय का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन रुकिए, ये बहुत बड़ा दावा है। मतलब हम रोज घड़ी देखते हैं, अभी 1 सेकंड बीता, फिर दूसरा सेकंड बीता, 1 बजता है, फिर 2 बजता है। तो आप ये कैसे कह रही हैं कि समय है ही नहीं? देखिए, वो सुई हमें खिसकती हुई जरूर दिखती है, लेकिन गणितीय तार्किकता के स्तर पर वो एक असंभव यात्रा कर रही है। इसे ज़ेनो का विरोधाभास या ज़ेनोज पैराडॉक्स कहा जाता है। ज़ेनो, वही जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि 1 से 2 तक पहुंचने के लिए समय को पहले क्या करना होगा। उसे आधा रास्ता तय करना होगा, मतलब 1.5 तक पहुंचना होगा। सही कहा, लेकिन 1.5 तक पहुंचने से पहले उसे 1.25 पर आना होगा और उससे भी पहले 1.1 पर। अरे हाँ, और 1.1 से पहले 1.01 पर आना होगा। बिल्कुल, और 1.01 से पहले 1.001 पर। मतलब किन्हीं भी 2 अंकों के बीच अनंत उप अंश होते हैं। तो ये गिनती तो कभी खत्म ही नहीं होगी। यही तो विरोधाभास है। अगर हम समय को अंकों की एक रेखा मान लें, तो 1 से 2 तक जाने के लिए इन अनंत बिंदुओं को पार करना होगा और अनंत क्षणों को पार करने में अनंत समय लगेगा। दिमाग चकरा देने वाला है ये। मतलब गणितीय रूप से 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड कभी आ ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ये तो कुछ ऐसा हुआ ना कि मान लीजिए मैं इस कमरे को पार करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। और एक नियम है कि मैं हर कदम में केवल बची हुई दूरी का आधा हिस्सा ही चल सकता हूँ। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो पहले मैं कमरे के बीच में पहुंचूंगा, फिर जो दूरी बची उसका आधा चलूंगा, फिर जो थोड़ी सी दूरी बची उसका आधा। ऐसे तो मैं हमेशा दीवार के करीब पहुंचता जाऊंगा, लेकिन आप उस दीवार को कभी छू ही नहीं पाएंगे। हमेशा कुछ न कुछ दूरी बची ही रह जाएगी। बिल्कुल। तो क्या गणितज्ञों ने इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला ना। आधुनिक गणितज्ञों ने कैलकुलस और कॉची लिमिट जैसी अवधारणाएं बनाई। वे कहते हैं कि अगर एक अनंत श्रृंखला के पद छोटे और छोटे होते जाएं, तो उनका योग एक सीमित संख्या हो सकता है। अच्छा, तो क्या कैलकुलस ने इसे हमेशा के लिए सुलझा दिया? कागज पर सुलझा दिया। एक समीकरण के रूप में ये काम करता है, लेकिन दार्शनिक और भौतिक रियलिटी में ये समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। मतलब असल जिंदगी में हम अनंत क्षणों को कैसे पार कर रहे हैं, ये कोई नहीं समझा पाया। बिल्कुल, आप सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन भौतिक रूप से अनंत को पार करना असंभव है। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि क्वांटम भौतिकी में समय की एक सबसे छोटी इकाई होती है। शायद उसे प्लैंक समय कहते हैं। हाँ, प्लैंक टाइम। तो क्या वो समय का एक पिक्सल नहीं है जिससे समय एक एक कदम आगे बढ़ता है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी संज्ञानात्मक भ्रांति है। मतलब हमारे दिमाग का एक धोखा है जो अक्सर किताबों से पैदा होता है। लोग सोचते हैं कि प्लैंक समय डिजिटल कैमरे के पिक्सल की तरह समय का सबसे छोटा ठोस टुकड़ा है। तो असल में वो क्या है? स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि वास्तव में प्लैंक समय केवल कुछ भौतिक स्थिरांकों का एक गणितीय संयोजन है, जैसे प्रकाश की गति और गुरुत्वाकर्षण का। अच्छा। यह कोई भौतिक कदम नहीं है। क्वांटम यांत्रिकी में स्थान और समय दोनों निरंतर है, उनका कोई न्यूनतम आकार नहीं होता। और चूंकि गणितीय बिंदुओं का कोई भौतिक आकार नहीं होता, इसीलिए समय बिंदु केवल एक अमूर्त विचार है। तो वास्तविकता में ऐसा कोई अंक या समय का टुकड़ा मौजूद ही नहीं है? बिल्कुल नहीं।
ओके, तो अगर गणित इस तरह फेल हो जाता है तो भौतिक विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? क्या फिजिक्स इस बात को मानती है कि समय बीत रहा है? भौतिक विज्ञान की दुनिया में तो समय की है पुरानी धारणा और भी बुरी तरह से टूट चुकी है। कैसे? देखिए, आइजैक न्यूटन मानते थे कि समय पूरे ब्रह्मांड में एक समान गति से चलता है, जैसे पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बड़ी घड़ी लगी हो। हाँ, हमें भी स्कूलों में यही पढ़ाया जाता था। लेकिन फिर अल्बर्ट आइंस्टीन आए और उन्होंने अपना सापेक्षता सिद्धांत दिया और ये पूरी सोच ही बदल गई। आइंस्टीन ने साबित किया कि अंतरिक्ष में तेजी से यात्रा कर रहे व्यक्ति के लिए समय धीमा हो जाता है और पृथ्वी पर बैठे व्यक्ति के लिए वो अलग गति से चलता है। बिल्कुल। इसका सीधा अर्थ ये है कि पूरे ब्रह्मांड के लिए कोई एक सार्वभौमिक समय है ही नहीं। मतलब कोई एक घड़ी नहीं है जो सबके लिए एक साथ टिक टिक कर रही हो? नहीं, आइंस्टीन ने समकालिकता या साइमल्टेनिटी की धारणा को ही नष्ट कर दिया। ब्रह्मांड के लिए कोई एक वर्तमान या अब नहीं है। ये थोड़ा जटिल हो रहा है। मतलब जो पल मेरे लिए अभी है, वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में मौजूद किसी सभ्यता के लिए उनका अतीत या भविष्य हो सकता है। एक मिनट। अगर पूरे ब्रह्मांड के लिए कोई एक वर्तमान है ही नहीं, तो फिर अतीत और भविष्य जाते कहाँ हैं? क्या वे गायब हो जाते हैं? नहीं, वे कहीं गायब नहीं होते। और यहीं से आधुनिक भौतिकी की सबसे चौंकाने वाली अवधारणा सामने आती है, ब्लॉक ब्रह्मांड या ब्लॉक यूनिवर्स। ब्लॉक यूनिवर्स? ये क्या है? इसे शाश्वतवाद भी कहते हैं। इसके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक 4 आयामी अंतरिक्ष समय का ज्यामितीय ब्लॉक है। इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं। सब एक साथ मौजूद है? मतलब कल का दिन भी अभी मौजूद है? हाँ, कल का दिन वैसे ही वहां मौजूद है जैसे बीता हुआ कल वहां मौजूद है। सब कुछ एक ही ढांचे में है। समय का बहना केवल एक भ्रम है। तो आप ये कह रही हैं कि सब कुछ पहले से है। ये तो ऐसा हुआ ना जैसे कोई कॉमिक बुक हो। कॉमिक बुक? कैसे? मतलब अगर मैं एक कॉमिक बुक पढ़ रहा हूं तो उस किताब के सारे पन्ने, पूरी कहानी का अतीत और भविष्य पहले से ही छपे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरी आंखें एक समय में केवल एक ही चित्र या पैनल को देख रही हैं। हाँ। तो जब मैं एक पैनल से दूसरे पर जाता हूं तो मुझे लगता है कि कहानी आगे बढ़ रही है। हाँ। समय बह रहा है। लेकिन असल में कॉमिक बुक के अंदर तो कुछ भी बह नहीं रहा है। सब कुछ वहीं का वहीं है। ये एक बहुत ही शानदार रूपक है। बिल्कुल यही हो रहा है। भौतिक विज्ञानी जूलियन बार्बोर अपने शेप डायनामिक सिद्धांत में इसे समझाते हैं। वे कहते हैं कि समय बहता नहीं है। तो फिर हमें जो महसूस होता है वो क्या है? वह सिर्फ एंट्रोपी है। एंट्रोपी? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। ये एंट्रोपी कैसे काम करती है? एंट्रोपी का सीधा सा मतलब है अव्यवस्था का बढ़ना, डिसऑर्डर का बढ़ना। जैसे मान लीजिए आप एक गर्म चाय का कप टेबल पर रखते हैं तो उसकी गर्मी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगती है, ऊर्जा बिखर जाती है। ब्रह्मांड में पदार्थ अपनी जगह बदलते हैं, उनका विन्यास बदलता है। तो जब हम घड़ी की सुई देखते हैं तो हम समय को नहीं देख रहे होते हैं, हम केवल घड़ी की सुइयों के भौतिक विन्यास में हो रहे बदलाव को देख रहे होते हैं। अरे, तो भौतिकी के अनुसार समय केवल बदलाव को मापने का एक पैमाना है, कोई नदी नहीं है जो बह रही है। सटीक। ये सिर्फ एक सापेक्षिक मीट्रिक है, पदार्थों के बिखरने को मापने का तरीका, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत गहरी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? अगर भौतिकी कहती है कि ब्रह्मांड एक कॉमिक बुक की तरह स्थिर ब्लॉक है और समय सिर्फ बदलाव का भ्रम है, तो मैं तो एक चलता फिरता इंसान हूं ना। मुझे अपनी चाय ठंडी होती हुई महसूस हो रही है। हाँ। तो इस कॉमिक बुक के पन्नों को पलट कौन रहा है? मेरी चेतना को ये बदलाव का भ्रम कौन दे रहा है? भौतिकी तो बस ये बताकर रुक गई कि बदलाव हो रहा है, पर इसका कारण क्या है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और यहीं पर हमारे स्रोत विज्ञान की सीमाओं से आगे बढ़कर तांत्रिक दर्शन में प्रवेश करते हैं। तंत्र? हाँ, तांत्रिक दर्शन इस बदलाव के मूल कारण को समझाता है। इसके अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड 2 मूल तत्वों से बना है, शिव और शक्ति। शिव और शक्ति? हाँ, शिव वो परम स्थिर पारलौकिक चेतना है, बिल्कुल उस ब्लॉक ब्रह्मांड की तरह, जो हिलता नहीं है, जो सिर्फ साक्षी है। और शक्ति? शक्ति वो गतिशील ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड में गति और परिवर्तन पैदा करती है। 10 महाविद्याओं में इसी प्रचंड गतिशील ऊर्जा को काली कहा गया है। काली? ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि काल शब्द का मतलब ही समय होता है और काली उसी का स्त्रीलिंग रूप है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। तंत्र में काली कोई सीधी रेखा में चलने वाला समय नहीं है। तो फिर क्या है?
काली उस गतिज ऊर्जा का नाम है जो हर पल इस ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश कर रही है। हर पल? हाँ, तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार ये ब्रह्मांड कोई ठोस या रुकी हुई चीज नहीं है। यहाँ हर एक सूक्ष्म क्षण में सृष्टि, स्थिति और संहार एक साथ हो रहे हैं। एक सूक्ष्म क्षण में निर्माण और विनाश, ये कैसे संभव है? हमें तो दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी कल थी। इसे ऊर्जा के तीव्र स्पंदनों की तरह समझिए, फ्लैशिंग। ब्रह्मांड एक निरंतर वस्तु नहीं है, बल्कि ऊर्जा के अनंत स्पंदनों की एक श्रृंखला है। अच्छा। जो इतनी तेजी से प्रकट और नष्ट होते हैं कि हम उन्हें अलग अलग नहीं देख पाते। अरे, ये तो बिल्कुल पुरानी फिल्मों की रील या स्टॉप मोशन एनिमेशन जैसा हो गया। हाँ, बिल्कुल। मतलब फिल्म की रील में अगर आप देखें तो हर एक फ्रेम बिल्कुल स्थिर होता है, उसमें कोई गति नहीं होती। वह शिव की तरह शांत है। बिल्कुल, वो शिव की तरह शांत है। लेकिन जब प्रोजेक्टर उस रील को बहुत तेजी से घुमाता है तो हमारी आंखों को लगता है कि पर्दे पर लोग चल फिर रहे हैं। सही कहा। मतलब वो जो काली रूपी ऊर्जा है, वो ब्रह्मांड के इन स्थिर पलों को इतनी तेजी से घुमा रही है कि हमें समय के लगातार बहने का भ्रम हो रहा है। बिल्कुल, यही इस दर्शन का हृदय है और तांत्रिक दर्शन इसी भ्रम को माया कहता है। माया? तो माया का मतलब ये नहीं है कि दुनिया है ही नहीं। नहीं, लोग अक्सर ये गलत समझ लेते हैं। माया का अर्थ है वो शक्ति जो इन ऊर्जा के स्पंदनों को जोड़कर एक निरंतरता का भ्रम पैदा करती है। हमारी चेतना इन तेज स्पंदनों को कालक्रम के रूप में समझ लेती है। ये सच में एक बहुत बड़ा विचार है। मतलब समय अपने आप में कुछ है ही नहीं, बदलाव का कारण बनने वाली ऊर्जा ही काली है। हाँ, और वही ऊर्जा हमें माया में डालकर समय का एहसास कराती है। और हमारे स्रोतों में एक अंतिम तांत्रिक सत्य यह भी बताया गया है कि अंततः देवी काली इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड को निगलने के बाद समय को भी निगल लेती हैं। हाँ, वे स्वयं काल यानी समय को भी निगल लेती हैं। जब ऊर्जा शांत हो जाती है तो सब कुछ वापस उसी शून्यावस्था या शिव की परम स्थिरता में लौट आता है, जहाँ कोई समय नहीं है, सिर्फ सन्नाटा है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जिसे हम इतना ठोस मानते हैं वो बस ऊर्जा का एक तेज नृत्य है। चलिए इस ब्रह्मांड विज्ञान से थोड़ा जमीन पर आते हैं। मानव समाज और सभ्यताओं पर इस भ्रमित करने वाले समय का क्या असर होता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि हमें तो बचपन से हमेशा यही सिखाया गया है कि समय एक तीर की तरह आगे बढ़ रहा है, हमेशा प्रगति की ओर। इंसान गुफाओं से निकलकर आज अंतरिक्ष में पहुंच गया है। तो क्या समय हमेशा सभ्यताओं को आगे ही ले जाता है? देखिए, ये एक बहुत ही पश्चिमी दृष्टिकोण है। इसे रेखीय प्रगति या लीनियर प्रोग्रेस कहा जाता है। इसमें माना जाता है कि इंसान हमेशा पिछड़ेपन से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। हाँ। लेकिन हिंदू दर्शन और कई अन्य प्राचीन संस्कृतियां समय को कालचक्र के रूप में देखती हैं। कालचक्र मतलब समय का पहिया? हाँ, समय कोई सीधी रेखा नहीं बल्कि एक पहिया है। जैसे युगों की बात होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इसे हम एंट्रोपी के नजरिए से भी देख सकते हैं, जिसकी बात हमने पहले की थी। अव्यवस्था का बढ़ना। हाँ, सतयुग जो शुद्धता और सबसे कम एंट्रोपी का युग है, वहां से धीरे धीरे व्यवस्था बिगड़ती है और हम कलयुग तक पहुंचते हैं, जो अधिकतम अव्यवस्था और संघर्ष का समय है। सही कहा। और जब कलयुग में विनाश अपने चरम पर पहुंचता है तो चक्र फिर से पलटता है और समाज वापस सतयुग की ओर लौट जाता है। लेकिन एक सेकंड, भौतिक घड़ियां तो हमेशा आगे की तरफ ही टिक टिक कर रही है ना? सूर्य रोज उग रहा है तो सभ्यताएं पीछे कैसे जा सकती हैं? यहाँ मैं समाजशास्त्र की बात कर रहा हूँ। हमारे स्रोत में कुछ ऐतिहासिक और भू राजनीतिक उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, दिए गए हैं। और यहाँ श्रोताओं को ये स्पष्ट कर दूं कि हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम विशुद्ध रूप से समाजशास्त्र के नजरिए से ये समझ रहे हैं कि युद्ध और विनाश किसी सभ्यता के समय को कैसे प्रभावित करते हैं। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। देखिए, अर्नस्ट बेलॉच नामक एक दार्शनिक थे। उनका एक सिद्धांत है गैर समकालिकता। गैर समकालिकता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भले ही दुनिया की भौतिक घड़ियां एक साथ चल रही हों, लेकिन सभ्यता के स्तर पर हर जगह का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छा, तो स्रोत में इसके कौन से उदाहरण दिए गए हैं?
स्रोत में उल्लेख है कि कैसे दशकों के भयंकर युद्ध ने अफगानिस्तान के सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे को इतना तबाह कर दिया कि विश्लेषकों के अनुसार वो देश 100 साल पीछे चला गया है। इसी तरह इजराइल द्वारा गाजा में किए गए अभूतपूर्व विनाश के संदर्भ में स्रोत बताता है कि वहां की सभ्यतागत अवस्था 1000 साल पीछे धकेल दी गई है। तो अगर हम इसे गहराई से सोचें, इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ही पृथ्वी पर भौतिक घड़ियों के एक ही सेकंड में दो अलग अलग देश अलग अलग शताब्दियों में जी सकते हैं। बिल्कुल जी सकते हैं। जब भयंकर विनाश होता है तो भौतिक घड़ियां उल्टी नहीं चलती, लेकिन सभ्यता की जो अवस्था है वो रिग्रेस कर जाती है, पीछे लौट जाती है। यही कालानुक्रमिक समय और समाजशास्त्रीय समय के बीच का अंतर है। समय पूरी तरह से अवस्थाओं और भौतिक ऊर्जा के विन्यास पर निर्भर है। तो विनाश हमें चक्र में पीछे ले जाता है। हाँ, ये साबित करता है कि समय एक भ्रम है जो अवस्थाओं के बदलने से पैदा होता है और ये बदलाव पीछे भी जा सकता है। माइंड ब्लोइंग। मतलब गणित ने कहा एक के बाद दो नहीं आ सकता, भौतिकी ने कहा ब्रह्मांड एक स्थिर ब्लॉक है, तंत्र ने कहा ये सब काली की ऊर्जा का स्टॉप मोशन भ्रम है, और समाजशास्त्र ने कहा कि समय पीछे भी जा सकता है। सब ने समय की इस सीधी रेखा वाली धारणा को तोड़ दिया। बिल्कुल, धज्जियां उड़ा दी। लेकिन इन सब का अंतिम अर्थ क्या है? अद्वैत वेदांत, जिसे हम भारतीय दर्शन का सबसे ऊंचा शिखर मानते हैं, वो इस पूरे खेल को कैसे समझाता है? अद्वैत वेदांत इस पूरी पहेली को बहुत ही तार्किक और आध्यात्मिक तरीके से सुलझाता है। कैसे? देखिए, प्राचीन भारत में न्याय दर्शन जैसे कुछ स्कूल थे जो मानते थे कि काल एक स्वतंत्र और सर्वव्यापी चीज है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है। हाँ, लेकिन फिर 12वीं सदी के एक महान अद्वैत विद्वान हुए आनंद ज्ञान। उन्होंने अपनी पुस्तक तर्क संग्रह में इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने क्या तर्क दिया? उन्होंने कहा कि घटनाओं के पहले और बाद के अनुक्रम को समझने के लिए हमें काल नाम की किसी अदृश्य चीज की कल्पना करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर हम बदलाव को कैसे समझते हैं? हम जो देखते हैं वो केवल हमारी सर्वव्यापी चेतना और भौतिक वस्तुओं के बीच की अंतःक्रिया है। समय बस हमारे दिमाग का एक चश्मा है जिससे हम बदलाव को देखते हैं। ये तो बिल्कुल अद्वैत वेदांत के उस प्रसिद्ध रूपक की तरह लग रहा है, वो रस्सी और सांप वाला। अध्यास। आपने बिल्कुल सही संदर्भ पकड़ा। हाँ, अध्यास या सुपर इम्पोजिशन। अद्वैत में कहा जाता है कि अंधेरे में आप एक रस्सी को देखते हैं और अज्ञान के कारण उसे सांप समझ लेते हैं, और उस वक्त वो सांप हमारे लिए पूरी तरह सच होता है। बिल्कुल। आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपको असली डर लगता है, लेकिन जैसे ही वहां रोशनी की जाती है, सांप गायब हो जाता है और सिर्फ रस्सी बचती है। सही कहा। तो आप कह रही हैं कि ये बदलती हुई दुनिया, ये अंकों वाला समय, ये सब उस सांप की तरह है। जब तक हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तब तक हमें लगता है कि समय सच है। हाँ, विवेक चूड़ामणि कहती है कि अंतिम वास्तविकता केवल ब्रह्मा है, जो विशुद्ध, अखंड और अपरिवर्तनीय चेतना है, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। बिल्कुल। जब ज्ञानोदय होता है तो ये सारा समय का खेल उस अखंड ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे आप सोने को अलग अलग गहनों में बांट दे, अंगूठियों और चूड़ियों में। हाँ, आकार और नाम बदल जाते हैं, लेकिन मूल पदार्थ हमेशा एक ही रहता है, अविभाजित सोना। वाह। अगर हम आज के इस पूरी चर्चा के सारे सूत्रों को एक साथ जोड़े ना, तो एक बहुत ही चमत्कारी बात सामने आती है। कौन सी बात? याद है हमने शुरुआत में जीनो के गणितीय विरोधाभास की बात की थी कि 1 से 2 तक पहुंचा ही नहीं जा सकता क्योंकि बीच में अनंत हिस्से हैं। हाँ, बिल्कुल। और अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत ही है अद्वैत, यानी दो नहीं है, नॉन ड्युअलिटी। जब गणितीय रूप से समय अनंत हिस्सों में टूटकर 1 से 2 तक पहुंच ही नहीं सकता, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में दो चीजों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये बहुत ही गहरा निष्कर्ष है, क्योंकि द्वैत या बहुलता साबित करने के लिए ये जरूरी है कि एक वस्तु और दूसरी वस्तु के बीच में दूरी हो और उस दूरी को मापने के लिए समय हो। बिल्कुल सही। लेकिन जब समय ही मिथ्या है तो सिर्फ एक ही बचता है। यही वो बिंदु है जहां आधुनिक विज्ञान का चरम और प्राचीन अध्यात्म आकर गले मिलते हैं। आज के स्रोतों ने स्पष्ट कर दिया कि समय को अंकों में नापना हमारे दिमाग का धोखा है। भौतिकी में यह एक ब्लॉक है जहां सब कुछ एक साथ मौजूद है। तंत्र में ये माया रचने वाली ऊर्जा का नृत्य है। समाजशास्त्र में ये सभ्यतागत अवस्थाओं का एक पहिया है। और अद्वैत वेदांत में ये केवल चेतना पर पड़ा एक आवरण है। बहुलता, दूरी, समय सब मिथ्या है।
एकमात्र सत्य वो एक अखंड चेतना है। क्या अद्भुत और गहरी यात्रा रही है ये। सनातन तंत्र महाविज्ञान महाग्रंथ के सिर्फ एक विषय ने हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी कलाई पर बंधी घड़ी को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया है। बिल्कुल बदल दिया है। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा को विराम दें, इन सब बातों को सुनकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो बहुत सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? अगर समय केवल हमारी चेतना द्वारा परिवर्तन को देखने का एक नजरिया है, तो जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में बैठता है, मेडिटेशन में, वो अपनी आंखें बंद करता है, अपने मन के सभी विचारों को रोक देता है, बाहर की दुनिया के हर स्पंदन, हर परिवर्तन को पूरी तरह से शांत कर देता है। हाँ। जब उसके अंदर और बाहर का बदलाव ही शून्य हो गया, तो उस पूर्ण शून्य अवस्था में समय का क्या होता है? क्या वो ध्यानी व्यक्ति तकनीकी रूप से समय के बाहर कदम रख देता है? ये सच में एक बहुत ही उद्वेलित करने वाला विचार है। क्या ध्यान की वो अवस्था ही शाश्वतता को छूना है? इसी गहरे सवाल के साथ हम सभी श्रोताओं को अपनी स्वयं की वैचारिक यात्रा पर सोचने के लिए छोड़ते हैं। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।